हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ सेकंड की क्लास 5th में, जिसमें हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कराने वाले हैं जो कि एलएलबी बीएलएलबी सेकंड सेमेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, तो जैसा कि मैंने आप लोगों से क्लास 4 में प्रॉमिस भी किया था कि जो हमारी क्लास 5 होगी उसमें हम कुछ केस से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे कि किस तरीके से हमारे एग्जाम में केस से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए पहले कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर बाकी का डिस्कशन आगे करेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है आप लोगों को स्क्रीन में दिख रहा है कि निम्न में से कौन सा वाद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ आपको ऑप्शन दिए गए हैं। जैसे पहला केस जो दिया गया है बालाजी बनाम मैसूर राज्य का केस, बी आपका है रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य, सी है सकाल पेपर लिमिटेड बनाम भारत संघ, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आंसर नंबर सी, सकाल पेपर लिमिटेड बनाम भारत संघ का केस। इस केस में क्या कहा गया था कि प्रेस की स्वतंत्रता केवल समाचार पत्रों और साप्ताहिक पत्रों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके अंतर्गत इस प्रकार के प्रकाशन सम्मिलित हैं जिसके द्वारा व्यक्ति अपने विचारों को एक दूसरे तक पहुंचा सकता है। ठीक है, अब ये जो बालाजी बनाम मैसूर राज्य का केस है तो ये पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण से संबंधित है, और रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य का जो केस है इसमें भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है। ठीक है, तो ये तीनों केस आपको प्रिपेयर हो गए। ठीक है, सकाल पेपर लिमिटेड बनाम भारत संघ का जो केस है इसमें प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में निर्णय दिया गया, और बाकी रोमेश थापर जो है ये भाषण एवं अभिव्यक्ति से संबंधित है, और बालाजी बनाम मैसूर राज्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण से संबंधित है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 14 के अंतर्गत निम्न में से कौन सा वाद युक्त युक्ति वर्गीकरण के कसौटी से संबंधित है। पहला आपका ऑप्शन है अनवर अली बनाम पश्चिम बंगाल, बी ऑप्शन है चिरंजीत लाल बनाम भारत संघ का केस, सी है प्रदीप जैन बनाम भारत संघ का केस, या डी उपर्युक्त सभी। तो आपका करेक्ट आंसर जो है वो डी है, उपर्युक्त सभी। ये तीनों जो केस हैं तो ये युक्त युक्ति वर्गीकरण की कसौटी से संबंधित है। अब ये है क्या, थोड़ा सा इसके बारे में मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। आर्टिकल 14 के अंतर्गत ये युक्त युक्ति वर्गीकरण क्या है इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि जो आर्टिकल 14 है उसका एक एक्सेप्शन कह सकते हो। जैसे कि आर्टिकल 14 में दिया है कि विधि के समक्ष सभी व्यक्ति बराबर हैं, ठीक है, समान हैं, और सभी व्यक्तियों को विधि का समान संरक्षण प्राप्त करने का अधिकार है। लेकिन जो आर्टिकल 14 है तो ये वर्गीकरण की अनुमति देता है। जैसे कि ऐसा माना जाता है, एक विद्वान हैं सिरवई महोदय, उनका मानना है कि जो मनुष्य होता है वो जन्म और कर्म से भिन्न होता है। ठीक है, उनके बीच में काफ़ी अंतर होता है। समानता का मतलब ये नहीं होता है कि कोई विधि को सार्वभौमिक रूप से लागू कर दिया जाए। ठीक है, क्योंकि हर एक व्यक्ति प्रकृति, योग्यता, अवस्था आदि आधारों पर बटा होता है। कई आधारों पर व्यक्ति अलग अलग होता है। ठीक है, तो जैसे एक बच्चा है, कोई छोटा बच्चा है और वहीं पर कोई एक वयस्क व्यक्ति है, तो ये अलग अलग व्यक्ति हैं। मतलब अगर कोई छोटा बच्चा कोई अपराध करता है और वहीं पर एक बड़ा व्यक्ति अगर कोई अपराध करता है तो दोनों को एक ही सजा नहीं हो सकती है, सजा में अंतर हो सकता है। ठीक है, तो ऐसा आर्टिकल 14 में प्रावधान किया गया है। कुछ ऐसे वर्ग जैसे महिला वर्ग अलग, बच्चा कोई छोटे बच्चे हैं उनके लिए अलग, या पुरुष, या कोई ऐसे समाज में कई वर्षों से पिछड़ी जो कोई जाति है अगर, या कोई पिछड़ा दबा कुचला सा वर्ग है, अगर ये हैं कुछ इस तरीके के अलग अलग वर्ग के लोग, तो इनमें क्या कर सकते हैं, इन सभी का एक वर्ग बना सकते हैं। जैसे महिलाओं के लिए महिलाओं का एक वर्ग हो गया, अब उनके लिए संसद क्या कर सकती है, कोई अलग से एक प्रावधान कर सकती है। ठीक है, बच्चों के लिए अलग से प्रावधान कर सकती है। समाज का कोई ऐसा पिछड़ा वर्ग या बहुत कमजोर आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़ा वर्ग है तो इनके लिए कोई एक अलग वर्ग बना करके अलग अलग इनके लिए कानून बना सकती है। ठीक है, लेकिन ये कहा गया है कि जब ये वर्ग बन जाएंगे तो फिर इन वर्ग के लोगों में फिर विभेद नहीं किया जाएगा। इनमें फिर इस वर्ग के सभी लोग जो है समान होंगे और हर एक वर्ग में समान रूप से वो कानून लागू होगा। ठीक है, आई होप आप लोग थोड़ा बहुत इसको रिलेट कर पाए होंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 33। ये क्वेश्चन क्या है, वाक्य एवं अभिव्यक्ति के अधिकार पर किन आधारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो ऑप्शन है राज्य की सुरक्षा के आधार पर, या लोक व्यवस्था के आधार पर, या न्यायालय की अवमानना, या उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, यानी वाक और अभिव्यक्ति की जो आप लोगों को आर्टिकल 19 के अंतर्गत जो अधिकार मिला है तो इस पर कुछ आधारों पर जो है प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ठीक है, जिनमें 3 आपको ऑप्शन दिए गए हैं, राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था, न्यायालय की अवमानना,
इन सभी के आधार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। और कुछ और आधार हैं जैसे कि शिष्टाचार और सदाचार के आधार पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है, या विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों के आधार पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। यानी वाक और अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है ये आपकी एब्सोल्यूट नहीं है, अत्यांतिक नहीं है। यानी कुछ भी आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि भाई आपको बोलने की आज़ादी है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है तो आप कुछ भी बोल रहे हो। यानी जो समाज जिससे कि लोक व्यवस्था बिगड़ रही है या न्यायालय की अवमानना हो रही है, या फिर आप कुछ भी ऐसा कर रहे हो जिससे कि जो विदेशी राज्य हैं या विदेशी राज्य से जो भारत के संबंध हैं वो प्रभावित हो रहे हैं, या फिर राज्य की सुरक्षा प्रभावित हो रही है, या फिर आप कुछ ऐसा कर रहे हो जिससे कि किसी व्यक्ति को अपराध करने के लिए आप उकसा रहे हो, ठीक है, या फिर भारत की संप्रभुता या अखंडता को संकट में ला रहे हो। तो इस तरीके के जो आधार हैं इनके आधारों पर वाक और अभिव्यक्ति के अधिकार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ठीक है, ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा, इससे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण का अधिकार प्राप्त है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का जो आपका अधिकार है ये किस आर्टिकल में दिया गया है? तो करेक्ट आपका आंसर है बी, आर्टिकल 21 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जीवन के अधिकारों में मरने का अधिकार शामिल नहीं है, निम्न में से किस वाद में निर्णित किया गया था? तो ये जो आपका एक स्टेटमेंट है ये निम्नलिखित में से किसी एक वाद में दिया गया था। पहला आपका है यूनिकृष्णन बनाम उत्तर प्रदेश का केस, और दूसरा आपका है रुदल शाह बनाम बिहार राज्य का केस, तीसरा आपका है ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य का केस, और डी आपका है चमेली सिंह बनाम उत्तर प्रदेश का केस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आंसर नंबर सी, ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य का केस। इसमें ये कहा गया था कि जीवन के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं है। बाकी जो आपका यूनिकृष्णन का केस है तो ये शिक्षा के अधिकार से संबंधित है कि प्रत्येक 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। और रुदल शाह बनाम जो बिहार राज्य का केस है तो इस केस में ये कहा गया था, उच्चतम न्यायालय ने यह भी निर्धारित किया था कि नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों के उल्लंघन पर न्यायालय को मौद्रिक प्रतिकर दिलाने की शक्ति प्राप्त है। ये इस केस में कहा गया, रुदल शाह बनाम बिहार राज्य का केस। और जो चमेली सिंह बनाम उत्तर प्रदेश का केस है तो ये जो केस है आपका ये आश्रय से संबंधित है कि प्रत्येक व्यक्ति को आश्रय प्राप्त करने का अधिकार है। तो आप लोग याद रखिएगा कि जो इस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि शिक्षा, निम्नलिखित में से शिक्षा के अधिकार से संबंधित केस कौन है? तो ये यूनिकृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश का जो केस है ये आप लोग याद रखिएगा। या अब इस तरह से आ जाए कि आश्रय के अधिकार से संबंधित कौन सा केस है? तो चमेली सिंह बनाम उत्तर प्रदेश का केस है। ठीक है, और इस तरह से भी केस आ सकते हैं जैसे कि अभी ये वाला क्वेश्चन है कि जीवन के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं है। ये स्टेटमेंट जो है किस केस में दिया गया था ये निर्णय? तो ये ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य के मामले में दिया गया था। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, बहुत ध्यान से आप लोग सुनिएगा ये चीज़। ठीक है, अभी क्वेश्चन आपके क्वेश्चन 50 तक करवाएंगे, तो अगर आपको बोरिंग लग रहा हो या बहुत टाइम टेकिंग लग रहा हो तो वीडियो मत देखिएगा, क्योंकि हम इस वीडियो में 50 क्वेश्चन करा करके आज ये फंडामेंटल जो राइट है वो ख़त्म करने वाले हैं। अब अगली जो हमारी क्लास 6 होगी उसमें हम कोशिश करेंगे आपका अमेंडमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन या फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल या इमरजेंसी या फंडामेंटल ड्यूटी जो है इनसे रिलेटेड कुछ हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएं। ठीक है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम भी बहुत पास हैं, दिसंबर में हो सकता है फर्स्ट वीक से एग्ज़ाम में स्टार्ट हो जाए, तो प्रिपरेशन आप लोग कंटिन्यू रखिएगा। ठीक है, वीडियो अगर थोड़ा बोरिंग लग रहा हो तो ना देखिएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि किसी को बोरिंग लग रहा हो। ऐसे स्टूडेंट को जो कि चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, जो अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा पढ़ लीजिए, क्योंकि बाद में फिर क्या होता है कि जब एग्ज़ाम होता है तो फिर हम लोग थोड़ा एक्सक्यूज़ देने लगते हैं कि हम पढ़ नहीं पाए, स्टडी मटेरियल अवेलेबल नहीं था। ये हम नहीं कहते हैं कि हमें पढ़ना बोरिंग लग रहा था या पढ़ने का मन नहीं कर रहा था। चलिए जो भी हो, लेकिन बहुत से बच्चों को बोरिंग नहीं लग रहा होगा, उनको अच्छा लग रहा होगा कि चलो कम से कम क्लासेस तो आई, कुछ क्लासें आई जो आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो वेट कर रहे हैं कि उनसे मतलब जैसे कुछ बाकी सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं वो वेट कर रहे हैं कि मैम कुछ हमारे सेमेस्टर के भी क्वेश्चन को करवा दें, तो उनसे तो अच्छी किस्मत है ही आप लोगों की। चलिए देख लेते हैं 36 जो क्वेश्चन है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 36। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी व्यक्ति को जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित किया जा सकता है या वंचित नहीं किया जा सकता है, या विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना वंचित नहीं किया जा सकता, या इनमें से कोई नहीं।
तो यहाँ पे करेक्ट आपका आंसर है सी, विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना वंचित नहीं किया जा सकता है। ये आप लोगों ने आर्टिकल 21 में पढ़ा होगा कि प्रत्येक व्यक्ति को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है, कि मतलब इसका ये मतलब हुआ कि किसी भी व्यक्ति को जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना वंचित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी व्यक्ति को मनमाने ढंग से गिरफ्तार किए जाने पर कौन कौन सी स्वतंत्रताएं प्राप्त है? पहला है, उसे गिरफ्तारी का कारण बताना होगा, या फिर 24 घंटे के अंदर जिलाधिकारी के समक्ष पेश करना होगा, या फिर उसे अपनी पसंद के वकील से विधिक सलाह लेने का अधिकार होगा, या फिर उपर्युक्त सभी। ये आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा, तो ये मिला होगा आपको एक टॉपिक। ये आर्टिकल आपको मिल जाएगा 22 के आसपास मिल जाएगा, 22 में मिल जाएगा। ठीक है, और इसमें क्या है, करेक्ट आंसर आपका है डी, उपरोक्त सभी। यानी अगर किसी व्यक्ति को मनमाने ढंग से गिरफ्तार किया जाता है तो उसको कुछ स्वतंत्रताएं दी गई हैं, जैसे कि उस व्यक्ति को गिरफ्तारी का कारण बताना होगा और 24 घंटे के अंदर आने जाने का समय छोड़ करके 24 घंटे के अंदर जिलाधिकारी जो डीएम होगा उसके समक्ष पेश करना होगा। ठीक है, और उसको जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उसको ये अधिकार होगा कि वो मनपसंद उसका जो भी जिस भी वकील को रखना चाहे रख सकता है, उसकी सलाह ले सकता है, ये उसको अधिकार प्राप्त होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 38, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 26 में कौन से अधिकार प्राप्त हैं? ये कुछ आपको ऑप्शन दिए गए हैं। अब आपको बताना है कि आर्टिकल जो 26 है इसमें कौन से अधिकार प्राप्त हैं। पहला ऑप्शन है धार्मिक संस्थाओं की स्थापना व पोषण करने का अधिकार, या फिर विधि सम्मत संपत्ति अर्जित करने का अधिकार, या प्रशासन एवं स्वामित्व का अधिकार, या फिर उपरोक्त सभी। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो उपरोक्त सभी है, डी। यानी जो आर्टिकल 26 है तो प्रत्येक व्यक्ति को ये अधिकार है कि वो धार्मिक संस्थाओं की स्थापना कर सकता है, वो जिस भी धर्म की चाहे उस धर्म की संस्था का स्थापना कर सकता है, और उसमें विधि सम्मत संपत्ति का भी अर्जन कर सकता है। ठीक है, और प्रशासन एवं स्वामित्व का अधिकार भी है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा बहुत सारे ऐसे मंदिर होते हैं जो बहुत सारा उसमें पैसा आता है। आप लोगों के मन में कभी ना कभी आया होगा कि इन मंदिरों में बहुत कमाई होती है, बहुत सारा पैसा यहाँ से आता है। तो वो आर्टिकल 26 के अंतर्गत ही है, क्योंकि सभी व्यक्तियों को ये अधिकार है कि वो धार्मिक संस्था की स्थापना कर सकते हैं, उसका पोषण कर सकते हैं, संपत्ति विधि संपत्ति, ठीक है, गैर कानूनी नहीं, लीगली तौर पर संपत्ति का भी अर्जन कर सकते हैं, और उसका प्रशासन कर सकते हैं, उसका स्वामित्व का भी अधिकार है। ठीक है, ये आपका आर्टिकल 26 है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि अनुच्छेद 15 एवं 16 के अंतर्गत किस आधार पर, यहाँ पर आधार लिख लीजिएगा, ठीक है, किस आधार पर भेदभाव किया जा सकता है? शैक्षणिक योग्यता के आधार पर, शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव के आधार पर, या फिर जाति एवं धर्म के आधार पर, या लिंग के आधार पर, या जन्म स्थान के आधार पर। तो इसका करेक्ट आंसर आपका है ए, शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव के आधार पर आर्टिकल 15 और 16 के अंतर्गत भेदभाव किया जा सकता है, और बाकी जाति एवं धर्म, लिंग, जन्म स्थान, इन आधारों पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। हम लोगों ने अभी पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है, अनुच्छेद 23 प्रतिषेध नहीं करता है। अनुच्छेद 23 जो है निम्नलिखित में से किस चीज को प्रतिषेध नहीं करता है? मानव दुर्व्यापार, या मानव श्रम, या बेगार, या बलात्श्रम। तो इसका करेक्ट आंसर आपका है बी, मानव श्रम। जो अनुच्छेद 23 है ये मानव श्रम को प्रतिषेध नहीं करता है, प्रतिबंधित नहीं करता है। बाकी की जो आपके हैं मानव व्यापार, बेगार और बलात्श्रम, तो ये तीनों को प्रतिबंधित करता है आर्टिकल 23। और कोई भी व्यक्ति अगर ये काम करता है तो ये एक दंडनीय अपराध है। जैसे अगर कोई व्यक्ति किसी मनुष्य का या मानव का व्यापार कर रहा है, खरीद और बेच रहा है, तो ये एक अपराध है। बंधुआ मजदूरी करवा रहा है, यानी किसी से मजदूरी ले रहा है लेकिन उसको पैसा नहीं दे रहा है, उसका वेतन नहीं दे रहा है, ठीक है, तो ये भी एक अपराध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अनुच्छेद 25 के अंतर्गत धर्मों की स्वतंत्रता में शामिल नहीं है। अनुच्छेद 25 के अंतर्गत धर्मों की स्वतंत्रता में क्या शामिल नहीं है? ऑप्शन है आपके, अंतःकरण की स्वतंत्रता, धर्म को मानने व प्रचार करने की स्वतंत्रता, मनमाने तौर पर जुलूस आदि निकालने की स्वतंत्रता, धार्मिक कार्यों की प्रबंध की स्वतंत्रता। आई होप आपको इसका आंसर मिल गया होगा। तो सी इसका करेक्ट आंसर है, मनमाने तौर पर जुलूस आदि निकालने की स्वतंत्रता। भाई
ये आपको धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत अधिकार नहीं दिया गया है कि मनमाने तरीके से जहां मन में आ रहा है, जिस तरीके से मन में आ रहा है आप उस तरीके से जुलूस निकाल रहे हो। आपको लोक व्यवस्था, बाकी व्यवस्था भी देख करके चलनी होगी, ठीक है। आप ऐसा नहीं कि आपको अधिकार मिला है तो आप अपने अधिकारों का प्रयोग करके किसी दूसरे के अधिकारों का हनन कर रहे हो, ठीक है। तो ऐसा नहीं है। बाकी के जो आपके हैं अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म को मानने, प्रचार करने की स्वतंत्रता, प्रबंध करने की, ये आपका आर्टिकल 25 में दिया हुआ है। अब नेक्स्ट आपका है कि अनुच्छेद 28 उपबंधित करता है कि प्रत्येक नागरिक धार्मिक संस्थाओं की स्थापना व पोषण करने का अधिकार है, या प्रत्येक नागरिक को किसी भी धर्म में आस्था रखने का अधिकार है, या राज्य निधि से पूर्णतः पोषित शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा दी जाएगी, या उपरोक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका सी है, यानी राज्य निधि से पूर्णतः पोषित शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। हो सकता है कि आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे हों जिनको कन्फ्यूज़न होता होगा आर्टिकल 25, 26, 27 और 28 में, ठीक है। अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं थोड़ा सा कम शब्दों में इसको एक जल्दी से इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे आप लोग याद रखिएगा कि जो आपका अनुच्छेद 25 है, तो इसमें क्या दिया गया है कि आप किसी भी धर्म में आस्था रख सकते हो और उसका आचरण कर सकते हो, प्रचार कर सकते हो, ठीक है। ये आपका आर्टिकल 25 में दिया गया है। और आर्टिकल 26 में क्या दिया गया है कि आप धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता दी गई है आपको, कि आप जैसे धार्मिक कार्य में किसी धार्मिक संस्था की स्थापना कर सकते हो और उसका प्रबंध कर सकते हो, उसमें संपत्ति का अर्जन कर सकते हो, उसका प्रशासन कर सकते हो। ये आपका आर्टिकल 26 है, याद रखना है इसको आप लोग। और जो आपका आर्टिकल 27 है, तो उसमें ये कहा गया है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को किसी एक विशिष्ट धर्म के विकास के लिए कर देने के लिए, यानी टैक्स देने के लिए बाध्य नहीं करेगा। और आर्टिकल आपका 28 में क्या है कि राज्य निधि से पोषित शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, ठीक है। यानी जितने भी सरकारी शिक्षण संस्थान हैं तो वहाँ पर किसी एक विशेष धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 44, शिक्षा एवं संस्कृति से संबंधित अधिकार है। शिक्षा एवं संस्कृति से संबंधित अधिकार प्राप्त है किस आर्टिकल में? तो आपका करेक्ट आंसर है सी, आर्टिकल 29 से 30 में प्राप्त है। ये शिक्षा और संस्कृति से संबंधित। बहुत से बच्चों का ये क्लियर नहीं हुआ है अभी, उनको कन्फ्यूज़न होता है आर्टिकल 29 और 30 में। इसमें आर्टिकल जो 29 है इसमें दो बातें दी गई हैं। पहला ये है कि जितने भी अल्पसंख्यक हैं वो उनको ये अधिकार प्राप्त है, और अल्पसंख्यक क्या, ये अधिकार तो सभी को प्राप्त है कि कोई भी व्यक्ति अपनी शिक्षा, संस्कृति, भाषा, लिपि इनको सुरक्षित रख सकता है, इनको बनाए रख सकता है। ये अधिकार हर एक व्यक्ति को प्राप्त है, जिनमें अल्पसंख्यक भी शामिल हैं, ठीक है। और दूसरा ये अधिकार, इसमें बात कही गई है आर्टिकल 29 में ही कि जितने राज्य निधि से पोषित शिक्षण संस्थान है, जिनको हम सरकारी शिक्षण संस्थान भी कह सकते हैं, उनमें इन आधारों पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, जैसे धर्म, मूल वंश, जाति, भाषा। इन आधारों पर किसी भी अल्पसंख्यक वर्ग के व्यक्तियों को प्रवेश लेने से कह सकते भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 30 जो है, आर्टिकल 30 में भी दो बातें बताई गई हैं। पहला ये है, जितने भी अल्पसंख्यक हैं उनको अपनी भाषा और धर्म के आधार पर शिक्षण संस्थान खोलने का यानी स्थापना करने का भी अधिकार है और उसका प्रशासन करने का भी अधिकार है, ठीक है, जितने भी अल्पसंख्यक हैं। और दूसरी बात इसमें क्या कही गई है, शिक्षण संस्थानों को सहायता देने में राज्य किसी शिक्षा संस्थानों के विरुद्ध इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगा कि वह धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंध में है। ये दो बातें दी गई हैं आर्टिकल 30 में और दो बातें दी गई हैं आर्टिकल 29 में, ठीक है। अगर कोई भी डाउट, कोई भी अगर लाइन या कोई भी पॉइंट क्लियर ना हुआ हो तो एक बार वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके देख लेना, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में सर्वोच्च न्यायालय को कितने प्रकार की रिटें जारी करने की शक्ति प्राप्त है? तो इसका करेक्ट आपका आंसर है सी, 5 प्रकार की रिटें जारी करने का अधिकार प्राप्त है सर्वोच्च न्यायालय को, ठीक है। तो कौन कौन सी 5 प्रकार की रिटें सर्वोच्च न्यायालय को जारी करने का अधिकार है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार प्रेक्षा और उत्प्रेषण। ये 5 प्रकार की रिटें जारी करने का सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार है।
अगला क्वेश्चन क्या है, जब व्यक्ति को अवैध रूप से गिरफ्तार किया जाता है तो सर्वोच्च न्यायालय को कौन सी रिट जारी करने का अधिकार होता है। तो यहाँ पर जो सर्वोच्च न्यायालय है कौन सी रिट जारी करता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ए, बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट तब जारी करी जाती है जब किसी व्यक्ति को अवैध रूप से गिरफ्तार किया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त है। तो ये तो आपका इस क्वेश्चन का तो आंसर आप लोगों को आता होगा। इसका करेक्ट आंसर डी है, आर्टिकल 13 में सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, न्यायिक पुनर्विलोकन संविधान का आधारभूत ढांचे का एक भाग है, इसलिए आर्टिकल 368 के अधीन संशोधन के द्वारा नष्ट या खत्म नहीं किया जा सकता है। किस बात में अभी निर्धारित किया गया था। अब इसमें आपको बताना है कि ये जो स्टेटमेंट है कि न्यायिक पुनर्विलोकन संविधान का एक आधारभूत ढांचे का भाग है और इसलिए इसको अनुच्छेद 368 के अधीन संशोधन के द्वारा नष्ट नहीं किया जा सकता है, ना इसको खत्म किया जा सकता है। तो इसके ऑप्शन है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, बी इसका ऑप्शन है केशवानंद भारती का केस, सी ए बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है केशवानंद भारती बनाम भारत संघ का केस। इस केस में कहा गया था कि जो न्यायिक पुनर्विलोकन है ये संविधान का एक आधारभूत ढांचा है। ठीक है, इसको संशोधन नहीं किया जा सकता है, ना इसको खत्म किया जा सकता है। न्यायिक पुनर्विलोकन क्या है, ये एक सुप्रीम कोर्ट को एक पावर दी गई है जिससे कि संसद अगर कोई भी कानून बनाती है तो इस अधिकार के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट उस कानून का रिव्यू कर सकती है। अगर कहीं भी सर्वोच्च न्यायालय को ऐसा लगता है कि पार्लियामेंट ने जो कानून बनाया है ये नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है या कम कर रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट उस कानून को शून्य घोषित कर सकता है, अवैध घोषित कर सकता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है, मौलिक अधिकारों का संविधान के में उल्लेख है, यानी किस अनुच्छेद से लेकर के किस अनुच्छेद तक उल्लेख है मौलिक अधिकारों का। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, यानी अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। और किस भाग में है मौलिक अधिकार, तो ये भाग 3 में मौलिक अधिकार आपके दिए गए हैं। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आपका है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकों को देश के किसी भी क्षेत्र में निवास और बसने की स्वतंत्रता दी गई है। 4 इसके ऑप्शन है। अब इसका करेक्ट आंसर है आपका सी, यानी अनुच्छेद 19E। अनुच्छेद 19E में प्रत्येक व्यक्ति को भारत के किसी भी क्षेत्र में निवास और बसने की स्वतंत्रता दी गई है। आपका 19C में याद रखिएगा संघ बनाने की स्वतंत्रता दी गई है और 19D में भारत के किसी भी क्षेत्र में अबाध रूप से संचरण यानी जाने की आज़ादी दी गई है। और जो F है ये तो आप आपका जानते हो संपत्ति का अधिकार था, लेकिन अब ये नहीं रहा है, समाप्त हो गया है। जब 44वां संविधान संशोधन हुआ था उसके बाद ये समाप्त हो गया था, संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है और ये अब आपका एक मौलिक अधिकार नहीं है, ये आपका एक विधिक अधिकार है। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। कमेंट में ज़रूर बताइएगा आज का वीडियो कैसा लगा। थोड़ा सा लंबा ज़रूर था लेकिन इम्पॉर्टेंट था, ज़रूरी था। ओके, तो चलिए अब फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।